ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज। एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, तो क्या क्या लगता इसके लिए? ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर वोल्ट मीटर, विल आल्सो रिक्वायर एमीटर, एंड विल आल्सो रिक्वायर हमारा बैटरी एलिमिनेटर। अरे बाय द वे, मैंने तुमको रियोस्टैट बताया नहीं ना। दिस इज द रियोस्टैट। ठीक है, ये रियोस्टैट रहता है। ठीक है, आपका जो वेरिएबल रेजिस्टर रहता है, सो दिस इज द वन। ये जो रहता है, मैंने आपको जो छोटा बताया वो, एक दीज आर कॉल्ड एज रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स होता है। ठीक है, मतलब जिनका फिक्स्ड वैल्यू होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है इसका, फिक्स्ड वैल्यू। दिस इज यूज्ड इन लैब्स, लैब में यूज करते हैं इसको। दीज आर कॉल्ड एज रेजिस्टर्स। काफी छोटे रहते हैं, सिलेंडर के जैसे, एज यू कैन सी। ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, उसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस रहता है। तो ऐसे पैकेट में आते हैं ये इस प्रकार के। ठीक है, उसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस वगैरह सब लिखा होता है। अब जैसे कि 1 आर का मतलब क्या होता है? 1 ओहम। ठीक है, और ये हो गया रियोस्टैट। रियोस्टैट को कैसे इस्तेमाल करते हैं? सो व्हाट यू डू इज, आपको यहां से कनेक्ट करना पड़ता है, यहाँ एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट। और इसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज करने का? तो ये स्लाइड होता है। ये जो ऊपर वाला जो चीज है ना, ये स्लाइड होती है, और इससे आपका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। ऐसे आप उसको मूव करके, ये स्लाइडर रहता है, स्लाइडर बोलते हैं इसको, तो स्लाइडर को मूव करके आप उसका रेजिस्टेंस चेंज करवा सकते हो। चलिए, वो तो बात की बात है, वो हमको नहीं चाहिए वैसे भी। हम लोगों को चाहिए बैटरी लिमिनेटर। लेट मी गेट दैट। ये रहा मेरा बैटरी लिमिनेटर। द सेकंड थिंग वी रिक्वायर इज एमीटर, वोल्ट मीटर, ऑफ कोर्स। और एक काम करना, तुम्हारी नोटबुक भी तैयार रखना, नोटबुक के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करने हैं हमको। ठीक है, सो काइंडली प्लीज कीप योर नोटबुक्स आल्सो रेडी, सो दैट हम लोग कैलकुलेशन कर सके। ओम्स लॉ का इफ यू रिमेंबर, हमको सिर्फ वी और आई मिलने वाला है। वी और आई मिलने वाला है हमको खाली सिर्फ। सो वी नीड टू कैलकुलेट आर। आर को कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको खुद से। तो एक काम कर लेता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा पीछे सरकाता हूँ बैटरी एलिमिनेटर को, सो दैट यू कैन सी वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग प्रॉपरली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
कनेक्शन पहले बना लेते हैं। और रेजिस्टर कौन सा यूज करेंगे? रेजिस्टर 1 ओम का यूज करेंगे, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टर यूज करेंगे। तो ये रहा 1 ओम का रेजिस्टर। आई नो इट डजेंट लुक मच, बहुत ही छोटा सा दिखता है, बट अपने काम का है, कोई इशू नहीं। चलिए लेट स्टार्ट। तो पॉजिटिव कहां पे लगाएं? देखो, आपका जो बैटरी एलिमिनेटर है वहां से शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव लगाते हैं उसको। आपकी जो बुक में डायग्राम है ना, आप उसको ओपन करके रख सकते हैं, यू कैन चेकअप हम लोगों को कहां से कहां कनेक्ट करना है। ये किसको देते हैं? आपके रेजिस्टर को देते हैं। किसको देते हैं? रेजिस्टर को। रेजिस्टर का कनेक्शन किसको दिया जाता है? रेजिस्टर का पॉजिटिव इसको दे दिए, इसका नेगेटिव किसको देना है? इसका नेगेटिव हैज टू बी गिवन टू पॉजिटिव ऑफ द एमीटर, पॉजिटिव ऑफ द एमीटर को देना है। ओके ठीक है, तो वो भी कनेक्ट कर लेता है। ये रहा मेरा एमीटर, एमीटर के पॉजिटिव को दे दिया, और एमीटर का नेगेटिव किधर दूंगा मैं? ऑफ कोर्स अगेन बैक, बैक टू पवेलियन। कौन सा? हमारा बीच में अगर स्विच लगाना है तो तुम्हारी मर्जी है, स्विच लगाना है तो तुम लगा भी सकते हो। हम लोग स्विच बाद में लगाएंगे, ठीक है। वैसे भी अपना स्विच कहाँ है, मेरे को दिख नहीं रहा, कहाँ गया वो प्लग की? इतू सा तो था, गिर तो नहीं गया? ओके, पता नहीं, यही था, हाँ मिल गया, गॉट इट। उसको बाद में लगाएंगे, ठीक है, स्विच को बाद में लगाएंगे, फिलहाल के लिए विल जस्ट वर्क विद दिस। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, हमने लगाया हमारे रेजिस्टर को, उसका जो नेगेटिव है वो लगाया एमीटर को, और एमीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर से बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव को। इज द कनेक्शन डन? यस, फॉर नाउ, फॉर नाउ यस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या? हमारा वोल्ट मीटर अभी तक कनेक्टेड नहीं है, अपना वोल्ट मीटर अभी तक कनेक्टेड नहीं है। तो काम करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है, कहां पे लगाना है? इसके पैरेलल में लगाना है ना। ओके ठीक है, तो पैरेलल में लगाना बोले तो कैसे रहता है? मतलब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को चाहिए, और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को चाहिए। मतलब दैट इज हाउ यू मेक द पैरेलल कॉन्टैक्ट। सीरीज में कैसा रहता है? एक के बाद एक रहता है, आप देख सकते हैं, यहां से आया, राइट, फिर उसका नेगेटिव मैंने दिया एमीटर के पॉजिटिव को, मतलब एक के बाद एक। इसमें वैसा नहीं रहता, पैरेलल में कैसा रहता है? आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब इसका पॉजिटिव शुड बी गिवन टू इसके पॉजिटिव को वोल्ट मीटर के, दैट्स हाउ यू कीप इट इन पैरेलल। तो ये लगा दिया मैंने पैरेलल में, ये हो गया मेरा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अभी मैं निगेटिव लगा देता हूं, ये मेरा पॉजिटिव हो गया। नाउ लेट मी हैव माय नेगेटिव वायर आल्सो। व्हाइट कलर का लिया है ना? ओके, तो व्हाइट कलर का ही लेता हूं फिर से, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि वो वोल्ट मीटर के वायर्स हैं। तो व्हाइट वाले कौन से वायर्स हैं? वोल्ट मीटर के। ओके, तो देखो निगेटिव को लगा दिया मैंने। अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसा हो रहा है वो, तो रन करेंगे, रन नहीं करेंगे, इसको स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। अपना पेज रेडी रखते हैं, क्योंकि पेज के अंदर रीडिंग लिखेंगे हम लोग। तुम भी तुम्हारा नोटबुक तैयार रखना, मैं भी मेरा नोटबुक तैयार रखता हूँ, रीडिंग्स लेंगे हम लोग इसकी, ठीक है। कीप योर बुक रेडी। टेबल में क्या क्या लिखना? देखो टेबल में, एक मिनट, सबसे पहला वोल्ट मीटर लिखो, वोल्ट मीटर की रीडिंग, फिर इसकी रीडिंग तुम्हारी एमीटर की, एमीटर का काउंट लिखो, एमीटर काउंट, और एमीटर रीडिंग, एंड लास्ट वाला आर, दैट इज V बाय I। मैं वो तुमको बता देता हूँ, रुको। ये देख लो, इस तरह से निकालना, ये पहले वोल्टेज, फिर ए का काउंट, ए काउंट बोले तो एमीटर का, क्योंकि उसमें कैसा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो अपने को गिनना पड़ेगा। इसमें जो एमीटर का जो रीडिंग्स है वो कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, पॉइंट्स में है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ए काउंट लिखा है मैंने।
वो करंट का रीडिंग और फिर रेजिस्टेंस का रीडिंग हम लोग ऐसा करवा लेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इन दिस वे वी विल प्रोसीड। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको दिखे इस तरह से। और आप भी रेडी रहना, हम लोग ये कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, लिखेंगे। चलिए तो शुरू करता हूं मैं अपना बैटरी एलिमिनेटर एंड लेट अस सी कि करंट रीडिंग कैसे है। तो फिलहाल देयर इज जीरो करंट, फिलहाल जीरो करंट है, वोल्टेज है, तो उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो काइंडली प्लीज नोट, यहां पर आ रहे हैं, तीन लाइंस आ रही हैं, वोल्ट मीटर की तीन लाइंस आ रही हैं। एंड एमीटर का जो काउंट है वो है, पहले इसके लिए 10 11 12 लाइंस है, 12 लाइन ले लो, 12 डिविजन्स फॉर एमीटर काउंट। और वोल्ट मीटर के काउंट के लिए तीन लाइन ले लो, थ्री लाइंस। तो वी काउंट, फिर वी, फिर ए काउंट एंड आई, एंड देन आर इज इक्वल टू वी बाय। तो रीडिंग एक बार ले लो, तीन लाइंस ऑन वोल्ट मीटर एंड एमीटर की कितनी लाइन से कितने डिविजन है, 5 10 11 12, 12 डिविजन है, 12 डिवीजन ले लो ऑन एमीटर काउंट। ये टेबल देख लो, मैं इसको बंद कर देता हूं। पहला, आपकी रीडिंग प्लीज ऐसे लिख दो, आपने वोल्ट मीटर पे कितने डिवीजन ले लिए, हमने 3 डिवीजन, और एमीटर पे कितने डिवीजन ले लिए, 12 डिवीजन। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली क्यों नहीं गिन रहे, क्योंकि हर एक का नंबर अलग है ना, लीस्ट काउंट अलग है ना उसका, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद, ठीक है। तो इतना लिख दो फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग ले लेते हैं अभी, लेट अस गो फॉर द सेकंड रीडिंग। इसको मैं फिर से शुरू करता हूं और वोल्टेज इस बार बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा भी ले लो रे भाई जल्दी से, 6 डिवीजन ऑन वोल्ट एंड एमीटर के ऊपर 10 20 21 है, 21 डिविजन ऑन एमीटर, 21 डिविजन ऑन एमीटर। चलिए दो से ही काम चला लेते हैं, ओम्स लॉ। इसको मैं साइड में रख देता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है मेरे पास लिटरली। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस, यहाँ से क्लटर को निकालने दो ये। So let me show you the calculations. कैलकुलेशन बताने दो, ये रहे। मुझे लगता है ये पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा तभी जाके दिखेगा। अभी प्रॉपरली दिख रहा होगा, हाँ यस। देखो आपका कितना है, 3 डिवीजन, राइट। वोल्ट मीटर का देख लेते हैं कि जो हमारा लिस्ट काउंट है कितना है इसका, क्योंकि उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसको। तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट देखो, 10 के लिए 2 है, 10 डिवीजन के लिए कितना है, 10 डिवीजन के लिए 2 वोल्ट है, तो एक डिवीजन के लिए कितना, 0.2। ओके, तो 0.2 लिस्ट काउंट है इसका। सो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0.2, 3 इंटू 0.2 कर लो। क्यों, आपके 3 डिवीजन, एक डिवीजन का मतलब 0.2 है ना, तो 3 डिवीजन का निकालेंगे आप लोग, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। ओके, फिर वैसे ही इसका भी निकाल लो, 6 इंटू 0.2, कैन वी कैलकुलेट दिस, ये आ जाएगा 6 0.6 एंड दिस वुड बी 1.2, राइट। 6 एंड 1.2, काइंडली प्लीज चेक आपका भी सेम आ रहा है क्या, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बोलो भाई, प्लीज रेज द हैंड सो दैट वी कैन मूव ऑन। ओके, तो ये हो गए हमारे पहले रीडिंग्स, राइट। अभी हम लोग एमीटर की देखते हैं। एमीटर किधर गया हमारा, ये रहा एमीटर। ओके, तो 10 डिवीजन के लिए 0.5, 10 डिवीजन के लिए कितना है, 0.5, 10 डिवीजन के लिए 0.5, तो एक डिवीजन में कितना,
0.05, ओके, तो 0.05 इज द लीस्ट काउंट। चलो मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 0.05 एंड दिस इज 21 इंटू 0.05। मल्टीप्लाई कर लो इनको, 12 इंटू 0.05, 21 इंटू 0.05, right? So that would be 5 2s are 10, 0 1 carry, 5 1s are 5, 5 plus 1 6, and दो zeros दे रहे तो that means 0.6, 0.6, and ये कितना आएगा? That would be 5 1s are 5, 5 2s are 10, और दो डिजिट चाहिए तो 1.05, 1.05 would be the answer for current। ठीक है, चलिए अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। अब वो चाहिए V बाय आई, V बाय आई करना है। चलिए रेजिस्टेंस निकालिए, V बाय आई करना है। 0.6 बाय 0.6 कितना आता है? 0.6 बाय 0.6, 0.6 बाय 0.6, ये और ये वैल्यू लेनी है। 0.6 बाय 0.6, 1 एम्पियर, 1 ओहम, ठीक है, 1 ओहम। व्हाट अबाउट दिस, आर का वैल्यू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.05, 1.05, देखो 05 बोल रहा है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, सपोज लेट्स से उतना ही केस पे बन रहा है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम। आप इसको 1 पकड़ सकते हैं, तो टेक्निकली ये आंसर कितना आ जाएगा? इसको 1 पकड़ लो तो कितना आंसर आता है? 1.2। तो मतलब पहले वाले रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में हमारा कितना आया? 1 ओहम, और सेकंड रीडिंग में कितना आया? 1.2 ओहम। उतना मार्जिन ऑफ एरर इज ओके, उतना मार्जिन ऑफ एरर इज ओके। आपका एक केस में 1 आया, एक केस में 1.2 आया, दैट इज टोटली फाइन। ठीक है, इसका एवरेज ले सकते हैं आप फिर टू गेट द आंसर। एवरेज क्या लेना, अभी दो रीडिंग है, तीसरी रीडिंग लेते तो हम लोग और एक एवरेज निकाल लेते। ओके, सो ये रहा आपका ओम्स लॉ। वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ रहा है, सेम केस, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ रहा है। चलिए, तो काइंडली प्लीज ज्वाइन अगेन, गो विद द टॉपिक इटसेल्फ। तो देखो, अपना ये लेसन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ऑल वी आर डूइंग इज राइट नाउ इज रिवीजन, और रिवीजन मतलब एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहला इस लेसन के अंदर क्या क्या करना है आपको, मैं उसकी लिस्ट बता दूं। देखो, मेन चीज डेफिनेशन तो आपको हर चीज की पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑब्वियसली हर एक टॉपिक, जो भी आपका ये वॉयलेट कलर में लिखा हुआ है ना टाइटल, ये 12.1 इलेक्ट्रिक करंट, फिर 12.2, 12.3, हर एक का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन शुड बी नोन। तो डेफिनेशन ऑब्वियसली यू हैव टू मेमोराइज, या आप नोट से कर लेना। सेकेंड थिंग आपको जो फोकस करना है दैट इज अबाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन आपका होना ही चाहिए ठीक से। एंड डेरिवेशन के अंदर किस चीज के ऊपर फोकस करना है आपको? द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज ऑब्वियसली सीरीज सर्किट, सीरीज के ऊपर, पैरेलल के ऊपर, उनका डेरिवेशन कैसा है। द थर्ड थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज फॉर्मूले। फॉर्मूले के डेरिवेशन भी एग्जाम में आते हैं, पर्टिकुलरली अबाउट पावर एंड हीट। मतलब ये तो भी ठीक है, चलो आपको ज्यादा कुछ परेशान नहीं करेंगे करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के, बट दे विल डेफिनेटली कैन आस्क यू हीट के और पावर के डेरिवेशंस। और इसमें एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा है? वो कन्वर्जन ऑफ 1 kWh टू जूल्स। और जूल में कैसा कन्वर्जन है उसका। इतने सारे डेरिवेशन आपको पता ही होनी चाहिए, सीरीज, पैरेलल, हीट, पावर एंड किलोवाट जूल वगैरह। The next thing you have to focus in this topic is, apart from this, numerical obviously, तो उसका मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, numerical तो obviously कि physics है, numerical तो करना ही करना है। Now, apart from this, what we need to remember is definition, derivation, numericals. Another thing that can be asked to you is, let's say disadvantage, advantage, disadvantage of series and parallel. इन दोनों के advantage, disadvantage and comparison. तो कंपैरिजन में आपको पता होना चाहिए, मतलब डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। एंड सेकंड थिंग यू शुड नो इज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। थर्ड थिंग आपको जो सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, एंड दैट इज अबाउट द सिंबल्स। आपको इसमें के सिंबल्स याद होने चाहिए। हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन सा सिंबल ज्यादा पूछा जा सकता है आपको, वो भी दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में दो है अपने पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कौन से? एक बल्ब है, बल्ब, और दूसरा कौन सा? फ्यूज। तो ये दो चीजें एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं। अगर आपका इतना
इज डन, अगर आपका ये इतना हुए वाला है। बाकी का फिर कैसा है, तुमने ऊपर ऊपर नीचे नीचे किया तो भी चलेगा, इट्स फाइन, बट डेफिनेशंस, डेरिवेशन, सिंबल्स, बल्ब, फ्यूज, इसके बारे में अगर आपको बेसिक पूरी इंफॉर्मेशन है तो देन दिस लेसन के मार्क्स आपको आउट ऑफ जरूर मिलेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, ऑब्वियसली। नाउ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, इट्स नथिंग बट दी, लेट्स से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो एक आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, दैट डेफिनेशन इज वेरी सिंपल एंड दैट इज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट बुक में ही है, rate of flow of electric charges. And what is the definition of electric circuit, that is also there, a continuous and closed path, CC। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। एंड व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट मींस I is equal to Q by T। ये एक पॉइंट क्लियर करा लो, डायरेक्शन किधर किसका क्या रहता। सो लेट मी टेल यू अबाउट द डायरेक्शंस। डायरेक्शन आपको दो चीजों का पूछा जाएगा एग्जाम में। एक डायरेक्शन होगा ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, और दूसरा जो तुमको डायरेक्शन पूछा जाएगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। सो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसा रहता है इसका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स का कैसा रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड इसको और एक कैसा लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं उसको अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, opposite to direction of electrons, that is the another way you can represent it। अब ये तो हो गया हमारे फॉर्मूले के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, डेरिवेशन के बारे में। नाउ अनदर थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इज, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हालांकि तुमने उसका फॉर्मूला याद किया है, दैट इज Q इज इक्वल टू Ne। वहां पे Q चार्ज रहता है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो कितने रहते हैं, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कितने, एक कूलम के अंदर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, उसमें का सबसे पहला यूनिट कौन सा है, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर एक पता होना चाहिए आपको, और एक माइक्रो एम्पियर। मिली माइक्रो, बेसिकली माइक्रो मतलब कौन रहता है, मिली इज नथिंग बट 10 to the power -3, एम मतलब मिली, और माइक्रो मतलब ये यू जैसा सिंबल, उसका मतलब होता है 10 to the power -6। तो ये दो आपको पता होने चाहिए, 1 मिली एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर। अगर ये इतना पता है देन इट्स मोर देन गुड, सिंपल। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर। हाँ, तो उसके बारे में सबको लेटेस्ट से, और एमीटर की क्या प्रॉपर्टीज है, एमीटर की खाली दो ही प्रॉपर्टीज है। कौन सा, एमीटर का पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। मेन उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, राइट इट डाउन द चैट सेक्शन कि रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए आपके एमीटर का, शुड बी हाई, शुड बी लो, क्या लगता है, लो रेजिस्टेंस, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू मेजर करंट, तो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, सीरीज एंड लो। ओके, चलिए अब बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की। तो ड्रिफ्ट स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, तुमको एक, मैंने तुमको बोला था कि इसका खाली ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन जस्ट वर्ड के मीनिंग्स तो पता होने चाहिए। ड्रिफ्ट स्पीड ये चीज तुमको आएगी 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन एटलीस्ट फिलहाल तुमको पता होना चाहिए व्हाट इट इज। तो ड्रिफ्ट स्पीड मतलब किसका स्पीड होता है, वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, लेकिन कहां पर, इन दी कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के अंदर जैसे वो घूमते, तो उसके अंदर का जो भी स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट स्पीड। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पीड इज नथिंग बट ड्रिफ्ट स्पीड, लेकिन कहां पर, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इसके अंदर दोनों में से दीज आर नथिंग बट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में वी डू द वर्क टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नाउ मेन क्वेश्चन इज, वर्क डन किसके अंदर, वन पॉइंट टू अनदर है, वन पॉइंट टू अनदर,
और किसके अंदर इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट है? ये इंफिनिटी वाला बोलो। इंफिनिटी वाला कौन है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इज इट चार्ज? मतलब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये ईपी है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और ये कौन है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पीडीए। वन पॉइंट टू गिवन पॉइंट, दैट इज पीडी। ठीक है। इसको और एक कुछ वर्ड है क्या अपार्ट फ्रॉम दिस? तो द वर्ड इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज वन ऑफ द, सपोज लेट अस से अनदर वर्ड विच यू कैन यूज फॉर दिस। नाउ इसके लिए यूनिट क्या है? वोल्ट। एंड इसका सपोज लेट अस से जो डिवाइस है वो क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टीज बताओ। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को कैसे लगाता है? सीरीज, पैरेलल? पैरेलल। ओके। और रेजिस्टेंस कैसा रहता है इसका? हाई लो? रेजिस्टेंस हाई या फिर लो? रेजिस्टेंस इज प्रेटी हाई। रेजिस्टेंस इज प्रेटी हाई। ओके फाइन। अभी सर्किट डायग्राम देखते हैं। अब सर्किट डायग्राम के अंदर, सर्किट डायग्राम को और एक वर्ड क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम। इसको अंडरलाइन करो, एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है आपको। सर्किट डायग्राम को और एक वर्ड क्या रहता है? मतलब हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, तो इसका नाम और एक क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम। तो स्कीमेटिक डायग्राम को ये अंडरलाइन कर लो। अब ये जो सिंबल की जो लिस्ट है आपकी बुक में, इसमें से सबसे ज्यादा कौन से पूछेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक सेल का तो बहुत ही आसान है। एक एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बस दैट्स इट। अगर आपको मोर देन लेट से वन सेल बताना है, जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एज बैटरी, तो वहां पर एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, जितने तुम्हारे पास सेल है उतने निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये तो इजी है, ये आपको मोस्टली सपोज लेट से दे माइट नॉट आस्क। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्विच ओपन रहता है तो क्या, क्लोज्ड रहता है तो क्या? तो एक चीज ध्यान में रखना है, अगर स्विच क्लोज्ड है मतलब वो कौन सी कंडीशन है? ऑन कंडीशन है। मतलब स्विच आपका ऑन है तो उसको क्लोज्ड बोलते हैं। एंड जो ओपन रहता है तो उसका मतलब कंडीशन कैसा है आपका? स्विच कैसा है? ऑफ है। अगर ऑन कंडीशन है आपकी स्विच की, तो कैसा सिंबल बताना है? ब्रैकेट एंड उसके अंदर डॉट। ब्रैकेट अगर उसके अंदर डॉट नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे उसको? ओपन स्विच। उसको ओपन स्विच बोला जाता है। तो ये दो थोड़े ज्यादा करने, तीसरा और चौथा। हाँ, वायर जॉइंट एंड वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये पूछते हैं। पर्टिकुलरली वायर जॉइंट नहीं तो वायर जॉइनिंग विदाउट क्रॉसिंग। अगर जॉइंट है तो बस एक गोल बता दो, अगर क्रॉस करके करना है तो एरो करके बता दो। मतलब यू जस्ट हैव टू जंप। एंड तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये सीधी लाइन और फिर ये ऐसा। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ऊपर से ही बताना है, आपके ऊपर है आप उसको कैसे बता रहे हो। सो दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। बल्ब का तो बहुत ही सिंपल है, एम की जैसा निकाल लो उसको, या फिर हार्ट की जैसे, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। एंड रेजिस्टर, वो तो काफी सिंपल है। अब इसमें एक बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं बिटवीन वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, रेजिस्टर का सिंबल हम लोग कई के लिए भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट फॉर टीवी। समटाइम्स एग्जाम के अंदर कैसा होता है ना, आपको डिवाइस देते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर पीसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और फिर आपको क्या बोलते हैं, उसका सिंबल निकालो कंप्यूटर का, फिर ये। बट आपको पता है कि डिवाइस कोई भी रहने दो, वी कैन यूज दीज सिंबल, दिस सिंबल रेजिस्टेंस का सिंबल, फॉर एनी ऑफ द डिवाइसेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मेन कंफ्यूजन होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट में। एरो अगर है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का स्पेशल सिंबल है। रियोस्टेट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसका एक सेपरेट सिंबल है। उसको कैसे निकालते हैं? ये ऐसे एरो करके ऊपर से। एंड अगर सिर्फ ऊपर उसके एरो है तो, मतलब लाइक नॉट लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, ऐसे साइडवेज है तो, ऑब्लिक है तो दैट इज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट के लिए ऊपर से आता है डायरेक्टली। एमीटर, वोल्ट मीटर, वो तो काफी आसान है, जस्ट नाम लिख दो, साइन दे दो उसको, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। वोल्ट मीटर के लिए वी, एमीटर के लिए ए, तो वो तो काफी सिंपल है। सो इसमें से जो टफ है वो है थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एंड एट्थ एंड नाइन्थ। ये इतने करके जाओ ठीक से, 8 9 5 6 3 4, पेयर्स में करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मतलब लाइटली मत लो इसको, बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं।
Okay, so let us talk about ammeter first. Ammeter के properties क्या हैं? That it is connected in series and it has low resistance. Okay. तो why it is connected in series पहले वो डिस्कस करते हैं. तो तुमको कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन आया भी सपोज बोर्ड के अंदर, तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला है. आई कैन गारंटी यू दैट बॉन्ड पेपर पे भी आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू. लेकिन अगर आपके सपोज कोई स्कूल एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि सपोज लेट्स से इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड लो रेजिस्टेंस, तो उसके रीजन क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपोजिट कंसिडर करके. मतलब सपोज उन्होंने ऐसा बोला है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड लो रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन व्हाई. तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा सीरीज का बाय कंसीडरिंग दैट इट इज बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल. उल्टा करके तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाके. तो जैसे कि सीरीज बोला है तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि पैरेलल में लगाने के बाद क्या होगा. ओके, तो पैरेलल में लगाने के बाद क्या होगा, उसका लो रेजिस्टेंस रहता किसका, डिवाइस का. अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वोल करंट किस में से पास होगा, पूरा करंट. वोल करंट विल पास थ्रू एमीटर, पूरा करंट एमीटर में से जाएगा और अपना डिवाइस शुरू ही नहीं होगा. आप ये बोल दो कि पूरा करंट एमीटर में से जाएगा, आपका डिवाइस शुरू नहीं होगा. द डिवाइस विल नॉट वर्क, डिवाइस विल नॉट वर्क. ये हो गया पहला. एंड सपोज लेट अस से आपका अगर ये लो रेजिस्टेंस का अगर कॉन्सेप्ट बताना है आपको, तो मान लो उसका हाई रेजिस्टेंस है, ऐसा बताओ. इफ इट इज हाई रेजिस्टेंस तो उसमें से करंट पास ही नहीं होगा. हाई रेजिस्टेंस अगर वैल्यू है तो एज यू नो करंट को ऐसी जगह से जाने का ये रहता है, मतलब लाइक वांट्स टू गो टू दैट सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस कम हो. अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई हो गया तो उसमें से करंट पास ही नहीं होगा, करंट विल नॉट पास. अगर करंट पास ही नहीं हुआ, ठीक है, करंट विल नॉट पास, अगर करंट पास ही नहीं हुआ आपके इसमें से सर्किट में से, फिर एमीटर गिनेगा क्या. अगर एमीटर में से करंट पास ही नहीं हुआ हाई रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो गिनेगा क्या हो. सो इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन कि बाबा इट विल नॉट मेजर, करंट ही पास नहीं हो रहा है तो मेजर क्या करेगा वो. इस तरह से एक्सप्लेन करो. एंड सेम गोज फॉर योर वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर को भी सेम लॉजिक बताओ कि क्यों सीरीज में और किस में पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सेम लॉजिक. यस. सो द मेन पॉइंट अबाउट ओम्स लॉ इज कि ओम्स लॉ के अंदर तुमको क्या पूछेंगे. अब इसके अंदर टाइप बहुत है. एक तो तुमको स्टेटमेंट पूछा जाएगा, उसका प्रूफ वगैरह, डेरिवेशन. द सेकंड थिंग दे कैन आस्क इज द न्यूमेरिकल. अगर न्यूमेरिकल आया तो फिर थ्योरेटिकल कुछ पूछेंगे नहीं तुमको. दे माइट गिव यू अ ग्राफ एंड ग्राफ के ऊपर से दे कैन आस्क यू, ग्राफ के ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, तो यू हैव अ सर्टेन आइडिया हाउ टू सॉल्व इट. तो दो तीन में से कोई भी आपको एक एक पर्टिकुलर चीज आएगी ओम्स के हिसाब से. बट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज उसका उसका स्टेटमेंट एंड उसका सपोज लेट्स से मैथमेटिकल इक्वेशन. तो कुछ नहीं, जैसे आपके बुक में वैसा ये जस्ट रट्टा मार लो. पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in electric circuit is directly proportional to current flowing through it. मतलब V is proportional to I and that too when the temperature remains same. ये लास्ट वाली लाइन भूलनी नहीं है, बच्चे ठीक से डेफिनेशन करते नहीं है ये चीज, और ये लास्ट वाला तो लिखते ही नहीं है. बहुत सारे बच्चे तो खाली इतना ही लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बस दैट्स इट. कुछ आगे पीछे नहीं, टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं. तो ये ऐसा बुक के जैसा लिखना है आपको फॉर टोटल लेट्स से आउट ऑफ मार्क्स की जो आपको एक्सपेक्टेड है. एंड मुझे पता है जितना मैंने तुमको सिखाया है दैट यू वांट आउट ऑफ मार्क्स, और आउट ऑफ मार्क्स के लिए ये करना पड़ता है. आपके आपके परफेक्शन आपके स्टेटमेंट्स में होना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द परफेक्शन. ये स्टेटमेंट पूरा याद करना है, प्रैक्टिस इट 3-4 टाइम्स ऑन वाइट पेज, याद हो जाएगा आपको. अब बात करते हैं रिगार्डिंग सपोज लेट्स से फॉर्मूला वगैरह. तो ये है, दिस इज योर फॉर्मूला वगैरह, ये तो ऑलरेडी यू नो. एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस के अंदर देयर इज वन पर्टिकुलर डिवाइस. दो टाइप्स होते हैं, करंट के अंदर और रेजिस्टेंस के अंदर रिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जितना बढ़ता है उतना करंट कम होता है. एंड एग्जाम के अंदर आपको ये पूछेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट्स अ डिवाइस कि जिसके अंदर का रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स. मतलब आपको एग्जाम में ये पूछेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस का फायदा क्या है. मतलब अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन दे कैन आस्क यू उसका फायदा क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो मेन फायदा क्या है, बिना वोल्टेज को चेंज करे आप करंट को चेंज कर सकते हो. मतलब क्या बोलना है आपको,
V को कुछ नहीं रखना है, V हैज टू बी कांस्टेंट, वोल्टेज को कांस्टेंट रखो, लेकिन फिर भी तुम किसको चेंज कर रहे हो, करंट को चेंज कर रहे हो। करंट इज वेरिएबल, करंट को वैरी कर रहे हो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, क्योंकि देखो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट को अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा, राइट, ओम्स लॉ के हिसाब से। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो आपको वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप आर को चेंज कर लो, आई चेंज हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका डिवाइस कौन सा है अपने इसमें कॉमन, रियोस्टैट। रियोस्टैट इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल दो, इट्स रियोस्टैट। और कौन सा एग्जांपल है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज आल्सो द वन। ये कहाँ रहता है, ये टॉयज में रहता है। रियोस्टैट किधर यूज करते हैं, लैब के अंदर। और पोटेंशियोमीटर ये जनरली कोई भी छोटे डिवाइसेस में रहता है, टॉयज में या फिर मिक्सर जैसे ऐसे डिवाइसेस की जो फैन बेस्ड नॉब पे चलता है, तो वैसा उस टाइप में। नाउ अबाउट दी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, ये एक्टिविटी ये तो बकवास एक्टिविटी है, मतलब उसके अंदर खाली ये बताना है कि डिवाइस अगर रखते हैं तो करंट के फ्लो में कुछ फर्क आता है क्या। हाँ तो ऑब्वियसली फर्क आता है क्योंकि हर एक का रेजिस्टेंस अलग अलग है, सो नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, अभी आगे जाने के पहले आई होप यू नो रेंज क्या होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने तुमको बताया था, रेंज होता क्या है, तो रेंज इज बेसिकली व्हाट, मतलब वो डिवाइस कहाँ से कहाँ गिन सकता है। जैसे कि मान लो किसी डिवाइस का रेंज 0 to 5 एम्पियर है, मतलब वो मिनिमम कहाँ से कहाँ तक वो शुरू कर रहे हैं, 0 से लेके 5 एम्पियर तक वो गिन सकता है, दैट डिवाइस रेंज। ये जस्ट डेफिनेशंस है, ये आपके ऊपर है, एग्जाम में जनरली पूछा नहीं अभी तक, सो इफ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन, बट आज तक पूछा नहीं है ये वाली चीज। ये कंपैरिजन वाइज है ना, एंड दीज आर वेरी रिलेटिव, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। तो एग्जाम में आज तक सपोलेट से इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए नहीं है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन रीड, नहीं तो जस्ट छोड़ दो अगर बोर हो रहा है तो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्टिविटी 12.3। इसके अंदर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और दोनों को कंबाइन करना है, दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, और आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय, वेयर एल व्हाट रो इज रेजिस्टिविटी, रो क्या है आपका रेजिस्टिविटी। अब मेन क्वेश्चन, रो में और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है या फिर क्या समानता है, तो आपको क्या बोलना है, रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आपका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज आल्सो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज आल्सो रेजिस्टेंस, बट किसके लिए, बट फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। अगर आप ऐसा डेफिनेशन लिखते हो फिर वो काम करेगा डेफिनेटली, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। नो, आगे बढ़ने के पहले दिस वन, ये रेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं, दीज रेंजेस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। मेटल का रेंज क्या होता है, एलॉय का क्या होता है, एंड इंसुलेटर का क्या होता है। तो मेटल मतलब कंडक्टर का कितना होता है, 10⁻⁻8। मेटल्स हैव द रेंज 10⁻⁻8 का। आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं एलॉयज, एलॉय का रेंज होता है 10⁻⁻6। ये ओहम मीटर है रेजिस्टिविटी का रेंज। और जो आपके तीसरा है कौन, इंसुलेटर, इंसुलेटर का काफी बड़ा वैल्यू रहता है, और वो कितना है 10⁻12 to 17। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये नंबर्स 10⁻⁻8, 10⁻⁻6 एंड 10⁻12 to 17। अब इसके अंदर ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऊपर से एलॉयज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको। एलॉय किससे बनते हैं, मेटल से। एलॉय जनरली आर क्रिएटेड फ्रॉम मेटल्स, लेकिन दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इसके लिए उसको कहाँ पे यूज करते हैं, हीटिंग डिवाइसेस में, या फिर इलेक्ट्रिक आयन में, या फिर टोस्टर में। मतलब दीज आर द थिंग्स जिसके अंदर हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक तो आपको ऑलरेडी पता है टंगस्टन, टंगस्टन का यूज यू ऑलरेडी नो, इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन ये चीजों को अंडरलाइन करो, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हैं, और उसका नाम क्या है, कॉपर, और दूसरा एल्यूमिनियम। ये कौन है, ये वो मेटल्स हैं कि जो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए, मतलब वायर इससे बनता है। आपका
जो मेटल का वायर है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किससे बनता है? कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से। बस इतना ही बताना है आपको, बाकी ये तो बस क्वेश्चंस हैं, दीज वंस। चलिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गो फॉर इज नाउ सीरीज और पैरेलल के। अब सीरीज और पैरेलल के जो सर्किट्स हैं दोज आर क्वाइट सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज डेरिवेशन के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, खाली इतना पता होना चाहिए। मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर आप सीरीज के लिए कर रहे हो तो आपको डेरिवेशन वहां से शुरुआत होनी चाहिए जो डिफरेंट है। मतलब जैसे कि आपके पास दो ऑप्शंस है, ईदर यू कैन स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू I1 + I2 + I3, और यू कैन स्टार्ट V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, दोनों में से एक। अब इसमें जो डिफरेंट है आपको वो शुरुआत करनी है। अब सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है, मतलब ऊपर वाला चीज आपको यूज नहीं करना है, ऊपर वाला चीज यूज नहीं करना है, नीचे वाला यूज करना है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि व्हाट यू हैव टू गो फॉर इज व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद लेट्स से सीरीज, तो आपको किससे शुरुआत करनी है? ऐसे फॉर्मूले से शुरुआत करनी है जो डिफरेंट हो। हाँ, तो बस हो गया फिर। V इज इक्वल टू वो वाला अगर तुमने कर दिया। अब डिफरेंट क्या है सीरीज में? पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। अब ओम्स लॉ के हिसाब से जस्ट ये करो। V को क्या लिख सकते हैं हम लोग? V को लिख सकते हैं I बाय, अपने ओम्स लॉ के हिसाब से दैट वुड बी IR इज इक्वल टू, V1 को क्या लिख सकता है? IR1 + IR2 + IR3। अब किसको कॉमन निकालेंगे? I को कॉमन निकाल लो, R1 + R2 + R3 और IR। हो गया, I को कट कर लो, R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, और ये RS है। पैरेलल का भी सेम। पैरेलल के क्या करना है? पैरेलल के अंदर तुमको उससे शुरुआत करनी है जो डिफरेंट है। अब पैरेलल में क्या डिफरेंट रहता है? राइट इन द चैट बॉक्स, पैरेलल में क्या डिफरेंट रहता है? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट पैरेलल्स? पैरेलल के अंदर क्या डिफरेंट रहता? करंट ना। ओके, तो करंट से शुरुआत करनी है। I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3, और I की जगह पे क्या लिखेंगे? वही V/R, V/R1, V/R2, V/R3। V कॉमन ले लो, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और ये V/R कट कर लो, V और V, तो क्या बचेगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हो गया। तो RP के लिए और ये RS के लिए एवरीथिंग इज डन। अभी एग्जाम के अंदर आपको क्या पूछेंगे कि पैरेलल सर्किट के फायदे क्या हैं, या फिर व्हाई डू वी यूज इवन पैरेलल सर्किट्स। तो पैरेलल सर्किट्स के अंदर सबसे पहला एडवांटेज क्या है? द फर्स्ट एडवांटेज इज पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस, टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लो। उसके बाद इसके अंदर अगर एक डिवाइस फेल होता है फिर भी सर्किट चालू रहता है। वन डिवाइस फेल्स, फिर भी पूरा सर्किट चालू है, स्टिल सर्किट विल वर्क, स्टिल सर्किट विल वर्क। रेजिस्टेंस लो, वन डिवाइस फेल्स, स्टिल सर्किट विल वर्क। स्विच की फैसिलिटी, आप स्विच लगा सकते हो। ओके, वोल्टेज सेम, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। वोल्टेज कैसा रहता है? सेम रहता है इसके अंदर। करंट डिफरेंट। तो ये तुम्हारे एडवांटेजेस यू कैन राइट डाउन इन योर वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती बोल के, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्ड। तो इतने सारे पॉइंट लिख देना रिगार्डिंग योर पैरेलल सर्किट एट होम। बाकी तो कुछ है नहीं उसमें अंदर समझाने जैसा, बाकी एक जैसा ही है, जस्ट द डेरिवेशन एंड एवरीथिंग। पैरेलल के अंदर सेम सेम लॉजिक। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जाम में आता है और बच्चों को वर्ड याद नहीं आता है। एग्जाम के अंदर ना तुमको पूछेंगे पैरेलल सर्किट्स के, सपोज सीरीज सर्किट का कोई एग्जांपल है क्या और उसका कुछ इशू है क्या, तो फेरी लाइट्स के बारे में आपको लिखना है। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, एग्जाम में बच्चों को ये लाइट वर्ड ही याद नहीं आता है। तो फेरी लाइट मतलब कौन सा? वो जो लाइटिंग रहती जो घर के ऊपर लगाते हैं फेस्टिवल के वगैरह वक्त, तो दैट इज द वन, फेरी लाइट्स।
तो फेरी लाइट्स के बारे में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर पहली चीज ये सीरीज में लगाते हैं फेरी लाइट जो होता है, और अगर ये खराब होता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो खराब अगर होता है तो आपको क्या बोलना है, फाइंड डिफेक्टिव बल्ब, एकदम वन सेंटेंस में प्रॉपर लिखना है, फाइंड डिफेक्टिव बल्ब, फाइंड डिफेक्टिव बल्ब एंड रिप्लेस इट। अगर आपकी लाइन पूरी बंद हो गई, एग्जाम में क्या पूछेंगे, इफ द whole light is off for the fairy lights for the whole line, what is your solution। तो solution क्या है, find defective bulb and replace it, बस। तो डिफेक्टिव बल्ब बोलो, नहीं तो डेड बल्ब बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। हो गया, फिर बाकी तो उसमें कुछ है नहीं समझाने जैसा सीरीज पैरेलल में। तो एग्जाम के लिए हीटिंग इफेक्ट एक वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है कि जो आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पूछेंगे, फिर उसके ऊपर के डेरिवेशन पूछ सकते हैं आपको, नहीं तो एप्लीकेशन। हीटिंग के आपको दो टॉपिक्स हैं, एक डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन फॉर्मूले का, और तीसरा एप्लीकेशंस, मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो चारों में से एक चीज आपको पूछी जाएगी, एक तो डेफिनेशन, डेरिवेशन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दो है तुम्हारे को। सो हीटिंग इफेक्ट के डेफिनेशन देख लेते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो ऑन ऑन द हैंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज, ये वाली डेफिनेशन, लेकिन अपने बुक में भी एक तुमको दी गई है, तो आप वो यूज कर सकते हैं डेफिनेशन। आपको ये अगर हार्ड लग रही है, यू कैन यूज द नोट्स डेफिनेशन व्हिच हैज बीन गिवन। अब डेरिवेशन देखते हैं। अब डेरिवेशन कैसे करना है आपको, सबसे पहला शुरुआत करनी है वडा विक्नारी क्वीन से, राइट। वडा विक्नारी क्वीन, दैट इज W इज इक्वल टू वी क्यू। उसके अंदर आपको Q का वैल्यू रिप्लेस करना है, V का वैल्यू रिप्लेस करना है। V की जगह पे क्या लिखेंगे, IR, और Q की जगह पे क्या लिखेंगे, IT। तो पूरा क्या हो जाएगा वो, W इज इक्वल टू I²RT। और W की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एनर्जी, और एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हीट। तो हीट इज इक्वल टू I²RT। ये आपका पहला फॉर्मूला। बाद में इसी पहले फॉर्मूले से आप और एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप क्या करो, हीट इज इक्वल टू, हीट इज इक्वल टू वी क्यू। इस बार क्या करेंगे, सिर्फ क्यू की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो उसका वैल्यू क्या होता है, क्यू का वैल्यू कितना है, IT। तो ये और एक फॉर्मूला हो गया आपका, I²RT VIT। अभी तीसरा कौन सा बचा है, V²T/R। ओके, तो V²T/R अगर बचा है, तो हमको खाली रिप्लेसमेंट किसमें करना पड़ेगा, आई के इसमें। ओके, तो इसी इसी फॉर्मूले से हम लोग और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप H लिख दो, V लिख दो, I की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, V/R। आई की जगह पे क्या लिख सकता है, V/R लिख सकता है। ये T जैसे कि वैसा हो गया। सो दैट इज V²T/R। सो तीन फॉर्मूले हो गए, I²RT, VIT, V²T/R। वेरी सिंपल। तो ये डेरिवेशन अपने नोट्स में भी है, आप वहां से भी लेट्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, एग्जाम में जरूर पूछेंगे। और ये तीनों में से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा है, और बच्चे उसमें भी बहुत गलती करते हैं, हीटिंग लॉ ऑफ जूल की हीट लॉ ऑफ जूल की लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ जूल, कुछ भी लिखते हैं। तो उसका सीक्वेंस कैसा है, जले हैं, ध्यान में रखना है, GLH, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। प्रॉपर उसका जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वो कुछ भी सीक्वेंस करते बच्चे, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ध्यान में रखना। और इसमें से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा है, ये वाला, दिस इज रेफर्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बाकी के नहीं, वो तो बाकी के डेरिवेशन है। ओके, सो दिस इज द वन। उसका डेरिवेशन वगैरह डेफिनेशन आपको अगर पूछा, तो वो डेफिनेशन आप लिख देना, फॉर्मूला लिख के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से द रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वो तीन स्टेटमेंट्स आपको लिख देने हैं, दिस वन, यहां से लेके यहां तक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको दो हैं, कौन से, एक आपको बल्ब है और दूसरा फ्यूज है। लेकिन उसके पहले ना बच्चों का ध्यान इधर नहीं जाता, ये लाइन पे, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये लाइन के ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, और एग्जाम में जरूर पूछते हैं ये, एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपको लाइन में दिए गए हैं। और इसमें और एक बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चे सिर्फ ऐसा लिखते हैं, जैसे कि मान लो इस्त्री के बारे में लिखना है, आयन के बारे में, तो बच्चे सिर्फ आयन लिखते हैं। यहाँ पे तुम एक रूल फॉलो करो, जो भी डिवाइस का नाम लिख रहे हो ना, उस डिवाइस के पहले वर्ड लिखो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्ड आना ही चाहिए आपके डिवाइस के। जैसे कि तुम देखो ना, हीटर नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर, केटल नहीं, इलेक्ट्रिक केटल,
इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयन। हाँ, तो इलेक्ट्रिक वर्ड आना ही चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो डिवाइसेस का नाम कैसा है? डिवाइस का नाम बाद में, पहले क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रिक। तो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक टू फॉरगेट अबाउट दैट इलेक्ट्रिक वर्ड। इलेक्ट्रिक वर्ड लिखना ही लिखना। अब बात करते हैं तुम्हारे इसकी क्या बोलते हैं, बल्ब के बारे में। तो बल्ब के बारे में इज वेरी सिंपल कि उसके अंदर टंगस्टन होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो तो आपके सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन, फिर बाद में थर्मल आइसोलेशन, एंड फिलामेंट को अंदर से कौन सी गैस भरते हैं उसके अंदर? नाइट्रोजन एंड अर्गन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप डायग्राम भी, अगर आपको मेंटल इमेज भी है आपके दिमाग में बल्ब के बारे में, तो आप फिर भी लिख सकते हैं आउटर शेल इज मेड अप ऑफ ग्लास, इनर गैस से भरा हुआ है, फिर थर्मल आइसोलेशन है, टंगस्टन से बना हुआ है फिलामेंट वगैरह वगैरह, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता। तो इतनी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में। और उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होती है एज कंपेयर टू द लाइट। हमको बल्ब से प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए, लेकिन लाइट की जगह पे वो ज्यादा क्या देता है हमको? हीट देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बल्ब ज्यादा क्या देता है हमको? हीट देता है, जो लाइट है वो कम देता है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर फ्यूज, तो फ्यूज के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? फ्यूज के बारे में सबसे पहला पता हो ये होना चाहिए कि आप उसको लगा कैसे रहे हो। सबसे पहले वो प्रोटेक्शन डिवाइस है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन डिवाइस है, सिक्योरिटी डिवाइस है वो। एंड सेकंड थिंग यू शुड नो इज उसको सीरीज में लगाएगी कि पैरेलल में लगा रहे हैं। चैट सेक्शन बताओ कि हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, डू वी अप्लाई इन सीरीज, डू वी अप्लाई इन पैरेलल? सीरीज में लगाते हैं, राइट, सीरीज में लगाते हैं। एंड जो ये है क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, वो लो होना चाहिए कि हाई? मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो की हाई? लो, लो। अच्छा, उसके लिए फिर आप क्या यूज कर सकते हो? कोई भी मेटल और एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कोई भी मेटल या फिर एलॉय चलेगा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। तो यू कैन यूज ईदर मेटल और एलॉय विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट फॉर मेकिंग फ्यूज वायर। फ्यूज वायर बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग दे विल आस्क इज उसका आउटसाइड मटेरियल किससे बने वाला रहता? तो आउटसाइड मटेरियल फ्यूज का किससे बने वाला रहता? पोर्सलिन। पोर्सलिन, वो वर्ड ध्यान में रखना, एग्जाम में जरूर पूछेंगे कि कौन से मटेरियल से बना होता है आउटसाइड मटेरियल। नेक्स्ट थिंग, फ्यूज रेटिंग। फ्यूज रेटिंग के बारे में आपको पूछेंगे। तो फ्यूज रेटिंग क्या होती है? दैट इज द मैक्सिमम करंट की जो आपके डिवाइस में से फ्लो हो सकता है। मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू योर सर्किट, दैट इज बेसिकली फ्यूज रेटिंग। तो वो एक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पावर का। अब पावर के इसमें आपको खाली सबसे पहला डेफिनेशन पता होना चाहिए, लेकिन किसका? नॉट ऑफ वो पावर जो तुमको नाइन्थ में था, वो पावर नहीं। नहीं तो तुम वहां पे वो लिख दोगे, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। वो नहीं, आपको टेंथ वाला चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन पूछा है, पावर का नहीं। तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन के लिए क्या लिखोगे? ये वाला, gives the rate at which electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? E by T। ओके, E इज नथिंग बट W बेसिकली। W मतलब कौन? VQ। ओके, VQ by T। अगर वो VQ by T है, बस आपको खाली वैल्यू लिखना है। फिर तो इसके फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे हम लोग? बाय द वे, आपको H के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, देन इट इज वेरी सिंपल टू डिराइव। चलो एच के लिख देते हैं। एच के फॉर्मूलेस क्या क्या है? सबसे पहला है I²RT, दूसरा क्या है? VIT, तीसरा क्या है? V²T/R। हाँ बस, अभी तुम पावर के फॉर्मूले लिख दो, टी निकाल के। पावर इज इक्वल टू क्या रहता है? हीट बाय टाइम, मतलब एनर्जी बाय टाइम। ये भी सेम, हीट बाय टाइम। ये भी सेम, हीट बाय टाइम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। एच की वैल्यू क्या है? I²RT डिवाइडेड बाय टी, VIT/T। और लास्ट वाला भी सेम, V²T/R/T। तो TT कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा? I²R, यहां पर VI और यहां पर V²/R। तो आपको क्या करना है, जो आपके हीट के फॉर्मूलेज हैं उसी से आपको किसके फॉर्मूले निकालने हैं? पावर के। और ये लास्ट वाला डेरिवेशन जिसको हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं, किलोवाट आवर किसका यूनिट है? इट इज कॉल्ड एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। आपको कन्वर्ट उसको करने का टेक्निक पता होना चाहिए। 1 kWh इज इक्वल टू क्या?
1000, इसको 1000 वैट लिखेंगे, 1000 वैट। एंड 3600 सेकंड किस में कन्वर्ट करें, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें। सो 1000 वैट इंटू 3600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई जब करते तो कितना होता है, 36। इसके 3 जीरोज, इसके 2 जीरोज, मतलब 3 + 2 5, 1 2 3 4 5, राइट। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 जूल्स हो गया। तो ये भी आपको डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम के अंदर, बाकी तो क्या है, इट्स वेरी सिंपल। तो लेट मी जस्ट आस्क अबाउट दिस। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना, आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी।
ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS लाइफ 10 अजिंक्य सोम के LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोडूंग के ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे।
लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा